तो रैंडम क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। बेसिकली एक ऐसी सीरीज़ है जहां हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस पिकअप करते हैं और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो अगर थॉर किसी और डायमेंशन या टाइमलाइन में चला जाए, क्या म्यूनर उसके पास आएगा थॉर द डार्क वर्ल्ड की तरह? तो सबसे पहले तो थॉर द डार्क वर्ल्ड में जब थॉर ने म्यूनर को समन किया था तब वो डायमेंशंस नहीं बल्कि रियलम्स में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था। और अगर मेलिकेथ और थॉर कुछ मिनट डार्क वर्ल्ड में रहते तो म्यूनर थॉर के पास आ जाता। लेकिन डायमेंशन और रियलम में फ़र्क होता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ डायमेंशंस है जहाँ अगर थॉर हो तो उसके बुलाने पर म्यूनर उसके पास आ सकता है, जैसे डार्क डायमेंशन, मिरर डायमेंशन और कुछ ऐसे जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज गया था। लेकिन कुछ डायमेंशंस है जहाँ म्यूनर नहीं जा सकता, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाई गई एस्ट्रल डायमेंशन, क्योंकि इसमें जाने के लिए अपने बॉडी के सोल को बाहर निकालना पड़ता है जो म्यूनर नहीं कर सकता। फिर वॉइड, जहाँ क्लासिक लोकी ने एसगार्ड का इल्यूजन बना था, वहाँ जाने के लिए TVA की टेक्नोलॉजी चाहिए। और इसके बाद म्यूनर टाइम के बियॉन्ड भी नहीं जा सकता जहाँ पर ही हू रिमेंस रहता था, और साथ में क्वांटम रियलम में भी म्यूनर का जाना इम्पॉसिबल है। अगर जाना है तो इस हैमर को क्वांटम टनल से अंदर होके जाना पड़ेगा। बिना इस टनल के भी म्यूनर आ सकता है थॉर के हाथों में, लेकिन तब म्यूनर का साइज एटम से भी छोटा होना चाहिए। इसलिए हाँ, कुछ डायमेंशंस है जहाँ म्यूनर जा सकता है और कुछ है जहाँ वो नहीं जा सकता। वैसे कॉमिक का म्यूनर इतना पावरफुल है कि थॉर उसे सीधा डायमेंशन में जाने के लिए पोर्टल्स बना सकता है, और थॉर बिना म्यूनर के भी डायमेंशन में ट्रैवल कर चुका है। लेकिन अगर बात करें कि डिफरेंट टाइमलाइन में म्यूनर आएगा या नहीं, तो बेसिकली अगर थॉर बुलाएगा तो म्यूनर उसके पास आ जाएगा, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम का। अगर 2021 वाला थॉर 2012 में जाकर म्यूनर समन करेगा तो उसके हाथ में 2012 का म्यूनर आएगा, ना कि 2021 का। ऐसा ही हमने कुछ एंड गेम में भी देखा था। नेक्स्ट, अनवर्दी कैप्टन अमेरिका वर्सेस अनवर्दी थॉर। अब इस बैटल में हम कैप्टन के दो वर्जन्स लेते हैं। फर्स्ट, जिसकी बॉडी में सुपर सोल्जर सेरम नहीं था, और सेकेंड, जिसे सुपर सोल्जर सेरम मिल चुका है। अब वर्दी थॉर के बारे में आप सबको पता ही होगा कि कैसे थॉर की गलती और बदतमीजी की वजह से ओडिन उसे अनवर्दी बनाकर मिडगार्ड पर भेज देते हैं। लेकिन भेजने से पहले ओडिन थॉर का हैमर और उसकी पावर वापस ले लेते हैं। इस फॉर्म में थॉर इंसानों से ज़्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी उसके पास वो बैटल स्किल्स है जो उसने एसगार्ड में सीखी थी। तो अगर कंपेयर करें बिना सेरम वाले स्टीव को थॉर के साथ, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वर्दी ना होने के बाद भी थॉर ने शील्ड के सबसे बेस्ट फाइटर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। थॉर ने बस तब स्ट्रगल की थी जब काफ़ी हट्टे कट्टे फाइटर्स उसके सामने आ रहे थे। लेकिन स्टीव के इस पतले से वर्जन में ना ही बॉडी है और ना ही फाइट करने का एक्सपीरियंस, बस विल पावर है। लेकिन विल पावर के बेसिस पर वो थॉर के ह्यूमन फॉर्म को बीट नहीं कर सकता। लेकिन जब बात आती है सुपर सोल्जर सेरम वाले स्टीव रॉजर्स की, तो यहाँ कैप्टन को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सेरम की वजह से कैप की स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन लेवल की है। और हम पहले ही देख चुके हैं कि सुपर सोल्जर सिर्फ एक पंच में किसी भी नॉर्मल इंसान की जान ले सकते हैं। इसलिए अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो थॉर के पास अपने स्किल्स तो है, बट वो ह्यूमन फॉर्म में है, इसलिए उसके रिफ्लेक्सेस कैप्टन अमेरिका से थोड़े स्लो हो जाएंगे और थॉर की स्ट्रेंथ यहाँ कम देखने मिलेगी कैप्टन के कंपेरिजन में। एसगार्डियंस पीक ह्यूमंस होते हैं बाय बर्थ, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में थॉर पीक ह्यूमन लेवल का नहीं था। अगर होता तो वो इतनी स्ट्रगल नहीं करता शील्ड के मस्कुलर फाइटर से लड़ने में। और ऊपर से कैप्टन अमेरिका के पास अपनी शील्ड भी होगी, जिसे यूज़ करके वो थॉर के ह्यूमन फॉर्म को बीट कर सकता है। बट थॉर को फाइट करनी आती है, इसलिए अगर मैं कंक्लूजन पर आऊँ तो थॉर बिना किसी दिक्कत के प्री सेरम वाले स्टीव रॉजर्स को बीट कर देगा। बट सेरम वाले कैप्टन को वो 10 में से सिर्फ 2 बार बीट कर सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल्स है। नेक्स्ट, स्टॉर्म ब्रेकर को तो कोई भी उठा सकता है, क्योंकि उस पर ओडिन ने अपने मंत्र नहीं फूके हैं। हाँ, ये बात सच है कि स्टॉर्म ब्रेकर पर म्यूनर की तरह कोई वर्दीनेस का स्कैनर नहीं है, लेकिन कोई भी मुंह उठाकर स्टॉर्म ब्रेकर नहीं उठा सकता। अब तक स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर, कैप्टन अमेरिका, थैनोस और ग्रूट ने उठाया है, लेकिन ये सब कोई नॉर्मल बींग्स नहीं है। इन चारों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, और इसलिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने में। लेकिन सेम काम रॉकेट या हॉकाई नहीं तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है। और कई सारे कैरेक्टर्स लिफ्ट तो कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। एट द एंड मैटर ये करता है कि स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने के लिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालैक्स वर्सेस डोरमामू। अब डोरमामू को हम सब जानते हैं, बेसिकली डार्क डायमेंशन का रूलर है, बट पैरालैक्स को काफ़ी कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये अपीयर हुआ था डेकेड पहले आई ग्रीन लैंटर्न मूवी में। अब पैरालैक्स जो है वो एक रिजल्ट है एक गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स और फियर का।
पैरालैक्स बेसिकली एम्बॉडीमेंट ऑफ फेयर है और ग्रीन लैंटर्न का यह शिकार करता है। वैसे कई साल पहले लैंटर्न्स इसे बीट कर चुके थे, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट्स की वजह से पैरालैक्स वापस आज़ाद हो गया। और अगर बात करें इसके पावर्स की, तो ये स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है, ये अपनी पावर्स किसी को भी दान करके उसे टेलीपैथिकली खुद से कनेक्ट कर लेता है, और साथ में इसके पास पावर एब्जॉर्प्शन है, मतलब ये दूसरों के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जितना पैरालैक्स लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो पावरफुल और साइज में बड़ा बनता चला जाएगा। अब बात करते हैं डोरमामू की। तो ये डार्क डायमेंशन का रूलर है और ये पूरे डार्क डायमेंशन को अपने साथ लेकर चलता है। डोरमामू के पास भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी पावर्स है, लेकिन ये किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बस उस प्लैनेट या यूनिवर्स को डार्क मैटर में चेंज कर देता है। अब अगर ये दोनों कभी फाइट करते हैं तो पैरालैक्स को काफ़ी दिक्कत होने वाली है डोरमामू से फाइट करने में, क्योंकि डोरमामू एक टाइप से टाइमलेस बीइंग है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना सबसे पावरफुल हथियार टाइम स्टोन यूज़ किया था, लेकिन फिर भी वो डोरमामू को नहीं मार सकता था, इसलिए भावताव करके उसने अर्थ को बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ पैरालैक्स को फिजिकली हर्ट किया जा सकता है, और साथ में हेल जॉर्डन ने उसे सन में फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो बस सन की हीट से मारा गया। लेकिन अगर डोरमामू पैरालैक्स की जगह होता तो पहले तो वो इतना कमज़ोर नहीं है कि सन की हीट से मरना शुरू हो जाए, लेकिन डोरमामू इतना पावरफुल है कि वो सन को ही डार्क मैटर में चेंज कर सकता है। आखिर में पैरालैक्स पावरफुल है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सीधा डोरमामू से फाइट करे, इसलिए ये एक मिसमैच है और आज के बैटल का विनर भी डोरमामू बन जाता है। नेक्स्ट, क्या होता अगर कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाइब्रेनियम से नहीं बल्कि उरू मेटल से बनी होती? वैसे देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाइब्रेनियम की जो शील्ड है उसने द एवेंजर्स में थॉर के हैमर के हिट को फेस किया है, इसलिए वाइब्रेनियम शील्ड कैप्टन के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर ये शील्ड उरू मेटल से बनी होती तो वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती जितने वाइब्रेनियम उसे बनाता है। उरू मेटल को डिफेंस के लिए नहीं बल्कि अटैक बेस्ड वेपन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और उरू मेटल का बस यही काम है कि अपने विल्डर के पावर को एक जगह पर फोकस करके उसे चैनलाइज करना या फिर अपने यूज़र के पावर को और एम्पलीफाई कर देना। और सिर्फ इसलिए एसगार्ड के गॉड्स उरू मेटल से बने वेपन यूज़ करते हैं, जैसे स्पेयर गंगनेर, म्यूनर, स्टॉर्मब्रेकर और हेमडाल की स्वॉर्ड। बेसिकली ये वेपन एम्पलीफिकेशन के काम आते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका के पास कोई गॉडली पावर नहीं है। वो ना तो लाइटनिंग चैनलाइज करता है और ना ही ओडिन फोर्स, इसलिए अगर कैप्टन की शील्ड उरू मेटल से बनी भी हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक कॉमिक थी जिसका नाम था फेयर इटसेल्फ, उसमें ओडिन का भाई सरपेंट वाइब्रेनियम शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद ओडिन इस शील्ड को जोड़ने के लिए उरू मेटल यूज़ करता है। लेकिन तब भी इस शील्ड में क्रैक बचा हुआ था, और जब टोनी ये शील्ड कैप को देता है तब टोनी खुद कहता है कि अब इस शील्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए जितना ये पहले कभी नहीं थी। तो हाँ, कॉमिक्स में उरू मेटल शील्ड को पावरफुल बनाता है, लेकिन कैप के पावर्स को एम्पलीफाई करने में कोई मदद नहीं करता है। नेक्स्ट, क्या होता अगर टोनी टाइटन बैटल में अपने आयरन लीजन यूज़ करता? वैसे लॉजिकली देखा जाए तो आयरन लीजन टाइटन पर काम करते ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई स्टार्क सर्वर और नेटवर्क बैंड्स नहीं है। तो अगर आयरन लीजन वहाँ होते भी तो उनके सिस्टम चालू ही नहीं होते, वो मार्क 50 की तरह ऑफलाइन रहकर काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी वजह से वो टाइटन पर फाइट करना शुरू भी कर देते तब भी थैनोस को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टाइटन पर थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। वो एक झटके में रियलिटी स्टोन का यूज़ करके आयरन लीजन को बर्बाद करके रख देता, नहीं तो पावर स्टोन से डिस्ट्रॉय कर देता या फिर स्पेस स्टोन से कहीं भी टेलीपोर्ट करवा देता। बस सोल स्टोन है जो आयरन लीजन पर काम नहीं करेगा, क्योंकि रोबोट्स में सोल नहीं होती है। नेक्स्ट, व्हाट इफ टोनी हैड वाइब्रेनियम गॉन्टलेट इंस्टेड ऑफ नैनो गॉन्टलेट? अब हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी उसमें से एक बार टोनी ने वाइब्रेनियम का यूज़ किया हो, लेकिन वो फेल हो गए। और अगर सच में टोनी गोल्ड टाइटेनियम की जगह पर वाइब्रेनियम यूज़ करता तो शायद एवेंजर्स हार ही जाते, क्योंकि नैनो गॉन्टलेट और टोनी का मार्क 85 दोनों गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बने थे, और अगर वाइब्रेनियम गॉन्टलेट थैनोस के हाथ लग जाता तो टोनी का भी इन्फिनिटी स्टोन्स ले ही नहीं पाता, क्योंकि उनके नैनो पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। गोल्ड टाइटेनियम अलॉय था, इसलिए टोनी ने थैनोस को आउटस्मार्ट कर दिया, लेकिन अगर वह वाइब्रेनियम होता तो स्टोन शिफ्ट होते ही नहीं और फिर थैनोस स्नैप करके पूरे यूनिवर्स को उड़ा देता।
और इसी के साथ आज के क्वेश्चंस यही ख़त्म हो जाते हैं। वैसे आज के लिस्ट में और एक क्वेश्चन था जो था कैप्टन कार्टर वर्सेस कैप्टन अमेरिका, लेकिन मैंने वो इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अगर मैं वो इंक्लूड करता तो वो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती। लेकिन इसके पार्ट 2 में हम वो कवर कर लेंगे। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के इतना ही, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।